Hello dear student, welcome to our channel Accountancy Learning Made Easy. Beta, today we will start the chapter Financial Statement of Not for Profit Organization. इसको हम शॉर्ट फॉर्म में NPO भी कहते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिनका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता। अब आपने क्या किया था, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन भी की थी ना जिनका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना होता है, लेकिन कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन भी हैं जिनका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना ना होकर सोशल वेलफेयर करना होता है। इसमें जैसे क्या होता है, कुछ मेंबर्स मिल के इकट्ठे पैसा लगाते हैं और ना केवल वो खुद पैसा लगाते हैं बल्कि हमें गवर्नमेंट से ग्रांट मिलती है, लोग डोनेशन देते हैं। तो मेन मोटिव इसका क्या है, सोशल वेलफेयर करना। तो एनपीओ के अंदर कौन कौन सी आती है इंस्टीट्यूशंस, क्लब आ जाता है, हॉस्पिटल्स, लाइब्रेरीज, स्कूल्स, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस एंड लिटरेरी सोसाइटीज। जैसे हम क्या करते हैं, जैसे क्लब बना लेते हैं कुछ मेंबर्स, तो वो क्या होते हैं, उसके मेंबर्स होते हैं, तो क्लब में क्या करते हैं, रिक्रिएशनल फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं, है ना। जैसे स्कूल्स हैं, जैसे आप बात करो गवर्नमेंट स्कूल्स की, तो उनका मेन मोटिव क्या है कि एजुकेशन जो है डेवलप करना, कि लोगों तक एजुकेशन प्रोवाइड हो जाए, लोग ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेटेड हो जाए। तो वहाँ पर स्कूल्स में, जो मैं गवर्नमेंट स्कूल्स की बात कर रही हूँ, कि वहाँ पर फीस क्या होती है, कम होती है। सेम ऐसे हम बात करें हॉस्पिटल्स की, तो हॉस्पिटल में क्या होता है कि लोगों को मेडिकल फैसिलिटीज दी जाती है। यहाँ पर मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की बात कर रही हूँ कि फीस कम चार्ज करते हैं, लेकिन जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, जैसे कई बार मेडिसिन भी होती है वो कम रेट की होती है, या कई बार क्या होता है फ्री में मेडिसिन दी जाती है ना। तो वो सारा आ जाता है। इसी तरह जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है जिनका मेन मोटिव क्या है, सोशल वेलफेयर करना, ठीक है। ऐसे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं, अपने रिलीजन को डेवलप करना, उसका प्रचार प्रसार करना। तो लिटरेरी सोसाइटीज कौन सी होती हैं, जिनका मेन मोटिव क्या होता है, जिनका मेन मोटिव होता है सोसाइटी को का वेलफेयर करना, या हम ये कह सकते हैं इसके अंदर क्या आता है, सोसाइटी के प्रमोशन करना आ जाता है, या आर्ट एंड कल्चर जो होता है उसको प्रमोट करना इसके अंदर आ जाता है। समझ आया। तो अब फिर एक क्वेश्चन राइज होता है क्या, कि अगर मान लो एनपीओ का मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, तो इनके सोर्सेज क्या है, कहाँ से इनके पास पैसा आता है। तो अब लिख लीजिए, सोर्सेज ऑफ इनकम क्या है, सब्सक्रिप्शंस। अब सब्सक्रिप्शन क्या होती है, जो हमारी जो इंस्टीट्यूशन है, एनपीओ है, उनका मेंबर बन जाता है तो उसको क्या देनी पड़ती है, फीस देनी पड़ती है, जिसको हम सब्सक्रिप्शन कहते हैं। और कुछ लोग डोनेशन भी देते हैं ऐसी सोसाइटीज को, और हमें गवर्नमेंट से क्या मिलती है, ग्रांट मिलती है। तो आपको अब समझ आ गया होगा एनपीओ क्या है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जिसका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, बल्कि क्या करना है, सोशल वेलफेयर करना है। इसमें पर्सन क्या आते हैं, विलिंगनेस से, अपनी मर्जी से क्या बन जाते हैं, मेंबर बन जाते हैं, और उसमें क्या देते हैं, कुछ फीस देते हैं जिसको हम सब्सक्रिप्शन कहते हैं, और कुछ लोग डोनेशंस देते हैं, और गवर्नमेंट उनको ग्रांट देती है ताकि लोगों का क्या हो सके, भला हो सके। तो ये याद रखिए कि इसके अंदर ये वाली इंस्टीट्यूशंस आती हैं, ठीक है, जिसका मेन मोटिव क्या होता है, सोशल वेलफेयर करना। तो अब आपको ये बताते हैं, जैसे हमने पहले प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस किए थे जैसे, तो उनका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना होता ना, पर इनका मोटिव क्या है, प्रॉफिट अर्न करना नहीं है। पर हम ये नहीं कहते कि इसमें प्रॉफिट होता ही नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। इसके लिए जो है 3 स्टेटमेंट्स बनती हैं, आप लिख लीजिए कौन कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब हम इस चैप्टर में क्या क्या सीखेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन सी वाली सीखेंगे। नंबर 1 लिखिए, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। अब मैं इसको 1 बाय 1 बताऊंगी, बस पहले आप लिख लीजिए कि हम इसमें क्या क्या सीखने वाले हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। दूसरा आता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। थर्ड आता है बेटा बैलेंस शीट, बैलेंस शीट। अब ध्यान से सुनो पहले, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है, नाम से पता चल रहा है, ऐसा अकाउंट जिसमें हम रिसिप्ट्स और पेमेंट्स को लिखते हैं। अब जिस तरह हम कैश बुक बनाते हैं, तो आपको याद होगा कैश बुक में हम क्या करते हैं, डेबिट साइड रिसिप्ट्स आती है और क्रेडिट साइड क्या आती है, पेमेंट्स होती है। ये एक तरह से कैश बुक की ही समरी है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन्स को लिखते हैं। कौन सी ट्रांजेक्शन को, जो कि कैश से रिलेटेड है। क्रेडिट वाली ट्रांजेक्शन इसमें नहीं आती, सिर्फ पैसा जो आया है वो डेबिट साइड आता है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो है एक रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट क्यों है, क्योंकि कैश से रिलेटेड है, कैश और बैंक से रिलेटेड है। कैश मीन्स कैश इन हैंड और कैश
एट बैंक दोनों आ जाते हैं इसके अंदर यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, ये स्टार्ट कहाँ से होता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैश से शुरू होता है। ओपनिंग बैलेंस जो है कैश इन हैंड या कैश एट बैंक होता है, वो डेबिट साइड होता है। और क्लोजिंग बैलेंस जो निकलता है हमारे, जो बैलेंसिंग फिगर होती है, या वो कैश इन हैंड होता है या वो कैश एट बैंक होता है। पर हम ये नहीं कहते कि डेबिट साइड हमेशा कैश इन हैंड कैश एट बैंक ही होगा। कई बार क्या होता है, जैसे हमारा बिजनेस पहले से चल रहा है, काफ़ी साल हो गए, तो हमेशा जरूरी नहीं कैश एट बैंक होगा। बैंक ओवरड्राफ्ट भी हो सकता है ओपनिंग बैलेंस। अगर बैंक ओवरड्राफ्ट होगा तो वो कहाँ पर जाएगा, क्रेडिट साइड जाएगा, क्योंकि जो वो पेमेंट साइड जाएगा ओवरड्राफ्ट। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं बेटा किसकी, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की। क्या कि रिसिप्ट साइड जो है डेबिट साइड होती है और पेमेंट साइड क्या होती है, क्रेडिट साइड होती है। तो ये स्टार्ट कहाँ से होता है, ये ओपनिंग बैलेंस इसका डेबिट साइड लिखा जाता है, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। ठीक है, अगर क्वेश्चन में कैश एट बैंक ना हो, बैंक ओवरड्राफ्ट हो ओपनिंग, तो वो क्रेडिट साइड चला जाता है, पेमेंट वाली साइड चला जाता है बैंक ओवरड्राफ्ट। और डेबिट साइड दो चीजें आती हैं ध्यान रखना, एक तो मैंने बता ही दिया कैश इन हैंड कैश एट बैंक, उसके अलावा दो चीजें आती हैं, एक आती है कैपिटल रिसिप्ट, एक आती है रेवेन्यू रिसिप्ट। आपको पता है कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है, विच इज नॉन रेकरिंग इन नेचर, जो रोज रोज होने वाली नहीं है। ठीक है, उसको हम कैपिटल रिसिप्ट कहते हैं, हमने +1 में भी करा था। एक एग्जांपल ले लेती हूँ, जैसे मान लो हमें लाइव मेंबरशिप फीस मिल जाती है। लाइव मेंबरशिप फीस क्या होती है कि जो हमारे मेंबर्स हैं, लाइव मेंबर बनना चाहते हैं, तो वो फीस प्रोवाइड करते हैं किसको, हमारी जो NPO है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, वो आगे लाइव मेंबरशिप फीस। सेम इसी तरह से हम अगर बात करते हैं कि हम अपनी कोई एसेट बेचते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, कोई भी एसेट हम बेचते हैं, फिक्स एसेट की बात कर रही हूँ, तो वो सारी डेबिट साइड में आती है, क्योंकि इससे पैसा आएगा, रिसिप्ट होगी। और तीसरी बात आती है रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट कौन सी होती है, जो रेकरिंग इन नेचर है, बार बार होने वाली है। जैसे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हमें रिसीव हो रहा है, तो वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, मतलब मेरा कहने का ये है कि वो वाली चीज़ें आएंगी यहाँ पर, जो कैपिटल रिसिप्ट है और रेवेन्यू रिसिप्ट है, और इसके अलावा कैश इन एंड कैश इन बैंक का बैलेंस आएगा। मतलब डेबिट साइड रिसिप्ट साइड है और क्रेडिट साइड पेमेंट साइड है। रिसिप्ट में मैंने दोबारा बता रही हूँ, डेबिट साइड मैंने बोला कैश इन एंड कैश इन बैंक हो गया, और कैपिटल रिसिप्ट है, वो धीरे धीरे बताऊंगी कैपिटल रिसिप्ट कौन सी है। जैसे डोनेशन है, वो भी कैपिटल रिसिप्ट है, अगर वो किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए दी जाती है तो वो हमारी क्या है, कैपिटल रिसिप्ट है। अगर सिंपल डोनेशन लिखा हुआ है तो वो हमारी क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट है। ठीक है, तो अब मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगी। डेबिट साइड दोबारा से सुन लीजिए, क्या बोला मैंने, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट। और जो रिसिप्ट का मतलब यहाँ पर क्या है, जो पैसा आ रहा है वो आएगा इसके अंदर, जो पैसा आ ही नहीं रहा तो वो उसके अंदर नहीं आएगा। जो हमारा क्रेडिट पर है वो यहाँ पर आना ही नहीं है। ठीक है, हमारे डेटर्स वगैरह जो है वो नहीं आएंगे इसके अंदर, क्योंकि ये कैश अकाउंट की ही समरी है। तो जो पैसा आ रहा है वो डेबिट आएगा, और जो पैसा जा रहा है वो क्रेडिट आएगा। और पैसा चाहे वो पिछले साल का हो, चाहे वो अगले साल का हो, चाहे वो करंट ईयर का हो, मीन्स चाहे वो प्रीवियस ईयर का हो, चाहे वो करंट ईयर का हो, चाहे वो नेक्स्ट ईयर का हो, सारा का सारा जो भी रिसिप्ट हो रही है वो कहाँ पर आएगी, डेबिट साइड आएगी। और क्रेडिट साइड कौन सी साइड है, पेमेंट साइड है। इसमें दोनों तरह की पेमेंट्स आएंगी, चाहे वो कैपिटल पेमेंट्स हो, जिसको कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, चाहे वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो। अब एक एग्जांपल दे देती हूँ, क्या बोला, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर जैसे मैंने कोई एसेट परचेज कर ली, जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, कुछ भी कोई एसेट, फिक्स एसेट मैंने परचेज कर ली, तो ये कौन सा एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वो क्रेडिट साइड आएगा। इसी तरह से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया, जैसे हमने कोई किसी को कोई पेमेंट की है, जैसे सैलरी पे की है, कोई रेंट पे किया है, तो ये हमारे क्या है, रूटीन इन नेचर वाले एक्सपेंस हैं, तो वो कहाँ पर आ जाएंगे, क्रेडिट साइड आ जाएंगे। मीन्स कहने का सारे एक्सपेंडिचर आएंगे क्रेडिट साइड। कौन से, चाहे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है जो कि नॉन रेकरिंग इन नेचर है, और चाहे वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। रेवेन्यू कौन से होते हैं, जो रेकरिंग इन नेचर है, बार बार होने वाले हैं, तो वो क्रेडिट साइड आ जाएंगे। और क्रेडिट साइड बैलेंसिंग फिगर जो आएगी ना बेटा, वो क्या होगी, कैश इन हैंड या कैश एट बैंक, जो वो डिपेंड करता है। जैसे कैश इन हैंड हमें क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, तो कैश एट बैंक हमारी बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। और एक्सपेंडिचर कौन से वाले आने हैं, चाहे वो प्रीवियस ईयर के एक्सपेंडिचर हो, चाहे वो करंट ईयर के एक्सपेंडिचर हो, चाहे वो नेक्स्ट ईयर के एक्सपेंडिचर हो, वो आएंगे। हमने क्या सीखा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट सीखा, वो मैं धीरे धीरे अभी आपको बताने वाली प्रैक्टिकली भी, फिर भी बता रही हूँ। डेबिट साइड सारी रिसिप्ट आती हैं, चाहे वो पिछले साल की हो, चाहे वो अगले साल की हो, चाहे वो इस साल की हो। और दोनों तरह की रिसिप्ट आती हैं, चाहे वो कैपिटल रिसिप्ट हो, चाहे वो रेवेन्यू रिसिप्ट हो। और कैश इन हैंड और कैश एट बैंक का स्टार्टिंग बैलेंस आता है। ठीक है, और क्रेडिट साइड क्या है, पेमेंट्स आती है। पेमेंट में क्या आता है बेटा, चाहे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, चाहे वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो,
और उसके अलावा क्या आता है बेटा, उसके अलावा कैश इन हैंड और कैश एट बैंक का क्लोजिंग बैलेंस जो है इसका निकल के आता है। कैसे आता है वो हम धीरे धीरे सीखेंगे। तो हमने अभी एनपीओ की एक जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की है, पर अगर 1 मार्क का एक क्वेश्चन आ जाए एनपीओ की एंटिटी कैसी है, तो हम लिखोगे इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी है। समझ आया? सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब है कि इसका जो एंटिटी है अलग है अपने मेंबर्स से। कोई आए जाए, मर जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए, इस इंस्टीट्यूशन पे कोई भी फर्क मेंबर की इंसॉल्वेंसी का, डेथ का, आने जाने का कोई ज़्यादा फर्क, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ आ गया? तो मैंने अभी इसके अंदर आपको एक अकाउंट बताया है, सिर्फ अभी ओरल समझाया है, प्रैक्टिकली हम आगे सीखेंगे। उसके बाद हम बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। जैसे याद होगा आपने +1 में क्या किया था कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था, क्योंकि हमारे बिजनेसमैन का मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना होता है। लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हमारी एनपीओ का मोटिव प्रॉफिट अर्न करना तो नहीं है, सोशल वेलफेयर करना है। और कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती है बिजनेस में जिससे हमें या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। प्रॉफिट के लिए हम प्रॉफिट वर्ड यूज नहीं करते, यहाँ पर सरप्लस वर्ड यूज किया जाता है। और क्रेडिट जो क्या कहते हैं लॉस वर्ड नहीं यूज किया जाता है यहाँ पर, वहाँ पर डेफिसिट वर्ड यूज किया जाता है। वो कैसे किया जाता है मैं बता रही हूँ। रिसीप्ट एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, जिसके अंदर क्या आता है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आते हैं, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स आती हैं। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है। इसकी डेबिट में हम सारे खर्चों को, लॉसेस को लिखेंगे, और क्रेडिट साइड क्या लिखेंगे, इनकम और गेन्स को लिखेंगे। वो कैसे लिखेंगे मैं जब प्रैक्टिकल करवाऊंगी तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो मतलब मेन मोटिव क्या है इसका, सोशल वेलफेयर करना है। पर कुछ एक्टिविटीज होती हैं बिजनेस के अंदर जो जिससे क्या आता है, इस एनपीओ को क्या होता है, गेन भी हो सकता है। अगर क्रेडिट डेबिट में हमने सारे एक्सपेंडिचर लिख दिए, सारे लॉसेस लिख दिए, क्रेडिट में सारे इनकम्स और गेन्स लिख दिए। अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा होगी बेटा, डेबिट में सरप्लस आएगा। अब मैं यहाँ पर प्रॉफिट वर्ड यूज नहीं कर रही हूँ, मैं क्या कह रही हूँ, सरप्लस कह रही हूँ। और अगर हम बात करते हैं डेबिट साइड की, अगर डेबिट ज़्यादा आ जाए और क्रेडिट कम हो जाए तो वो डेफिसिट होता है। समझ आया? यहाँ पर नेट प्रॉफिट नेट लॉस के बारे में मैं बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ अगर क्रेडिट साइड डेबिट साइड से ज़्यादा होती है तो वो होता है सरप्लस, और अगर डेबिट साइड क्रेडिट साइड से ज़्यादा होती है तो उसको क्या बोलते हैं, डेफिसिट कहते हैं। तो समझ आ गया? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जो कि रिलेटेड है एक्सपेंसेस और लॉसेस से, इनकम और गेन से। जो एक्सपेंसेस है बेटा वो सारे डेबिट साइड आएंगे, अगर कोई लॉस है तो वो भी डेबिट साइड आएगा। और क्रेडिट साइड क्या आएगा बेटा, क्रेडिट साइड इनकम और गेन्स आएंगी। अब ये बात ध्यान रखनी है कि जो हमने रिसिप्ट एंड पेमेंट में किया था वहाँ पर सिर्फ कैश आइटम्स आती हैं, उसमें कई आइटम्स नहीं आती, जैसे बैड डेट्स हो जाते हैं, डेप्रिसिएशन हो जाता है, एसेट्स के ऊपर लगता है जो, वो क्यों नहीं आता, क्योंकि ये रिसिप्ट एंड पेमेंट कैश बुक की तरह है, कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट्स आती हैं। जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर आपको याद होगा एक्रूअल बेसिस कंसेप्ट पर बनता है। एक्रूअल में क्या होता है, जैसे प्रीपेड एक्सपेंसेस आ जाते हैं, जो भी एक्सपेंसेस प्रीपेड है उस एक्सपेंसेस में से हम क्या कर देते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हैं। इसी तरह हम बात करें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की, जो एक्सपेंसेस है उसमें हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर की बात कर रही हूँ। इसी तरह कोई इनकम है जो एक्रूड इनकम है, उस इनकम में क्या कर दी जाती है, क्रेडिट साइड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम में प्लस कर दी जाती है एक्रूड इनकम। और अगर इनकम कोई रिसीव इन एडवांस हो जाए तो उस इनकम में से क्या करते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्रेडिट में से रिसीव इन एडवांस वाली माइनस कर दी जाती है। ये आपने +1 में भी किया था, 4 कॉन्सेप्ट किए थे। प्रीपेड एक्सपेंस माइनस होते हैं एक्सपेंसेस में से, और इनकम रिसीव इन एडवांस इनकम में से माइनस होती है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एक्सपेंस में प्लस हो जाते हैं, और एक्रूड इनकम इनकम में प्लस हो जाती है, रिलेटेड इनकम में जिससे रिलेटेड है वो एक्रूड इनकम। तो मतलब कहने का कि जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है वो कौन से बेसिस पर बेस्ड है, कैश बेसिस पर बेस्ड है। जबकि जो ये है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है वो बेस है बेटा एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पर, जिसके अंदर हमारा जो, और दूसरी बात ये भी समझनी है जिसमें हमारी एक तो रेवेन्यू रिसिप्ट आती है और एक हमारी आती है रेवेन्यू पेमेंट्स, जिसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। जबकि रिसिप्ट एंड पेमेंट में दोनों तरह के आते थे, आपको याद होगा मैंने बोला रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट भी आती है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दोनों आते हैं। मीन्स कहने का दोनों आइटम्स आती हैं। कहाँ पर बात करें रिसिप्ट एंड पेमेंट में कैपिटल आइटम्स भी आती हैं और रेवेन्यू आइटम्स भी आती हैं। आइटम का मतलब यहाँ पर ये है रेवेन्यू एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू रिसिप्ट्स, और मतलब वही सेम बात हो रही है, रेवेन्यू
कैपिटल के अंदर क्या आती है, कैपिटल आइटम के अंदर बेटा आती है दो चीजें, कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर। और रेवेन्यू आइटम में क्या आती है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसिप्ट। पर हम बात करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर की बेटा, तो इसके अंदर सिर्फ दो तरह की चीजें आती है, एक रेवेन्यू रिसिप्ट आती है, वो क्रेडिट साइड जाती है इनकम एंड एक्सपेंडिचर की, और एक जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं वो डेबिट साइड जाते हैं। जिस तरह आपको याद होगा जब हम P&L अकाउंट बनाते थे, डेबिट साइड एक्सपेंडिचर आते थे ना, तो यहाँ पर कौन से एक्सपेंडिचर आने वाले हैं, यहाँ पर जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आने वाले हैं, और क्रेडिट साइड रेवेन्यू रिसिप्ट आएगी। फर्क इतना है, जैसे रिसिप्ट एंड पेमेंट में हम क्या करते हैं, चाहे वो पिछले साल का है, चाहे वो अगले साल का है, चाहे वो इस साल का है, तीनों ही आते हैं रिसिप्ट्स और पेमेंट्स, वो तीनों ही तरह की आती हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ हमारी करंट ईयर की आएंगी क्या चीजें, रेवेन्यू रिसिप्ट भी और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी। समझ आ गया कि दोनों में क्या फर्क है। इसके अंदर हम जो भी रिसिप्ट्स लेते हैं कैश वाली लेते हैं, और जो भी पेमेंट्स लेते हैं वो भी कैश वाली लेते हैं। इसमें दोनों आइटम्स आती हैं, कैपिटल आइटम भी आती है और रेवेन्यू आइटम भी आती है। कैपिटल आइटम मीन्स कैपिटल रिसिप्ट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू आइटम मीन्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू रिसिप्ट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या होता है बेटा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सिर्फ दो चीजें आती हैं, एक रेवेन्यू रिसिप्ट जो कि क्रेडिट साइड जाएगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, एक रेवेन्यू क्या आती है एक्सपेंडिचर जो कि डेबिट साइड जाएगा। और याद रखना इसमें प्रीवियस ईयर का कुछ भी नहीं आता और नेक्स्ट ईयर का भी कुछ नहीं आता। अगर प्रीपेड आ गया एक्सपेंडिचर तो वो एक्सपेंसेस में से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अगर इनकम रिसीव इन एडवांस आ जाती है तो वो इनकम में से माइनस होगी। वो क्यों होती है, क्योंकि वो इस साल की नहीं होती। उसके बाद बेटा हम बनाते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्या होता है कि अगर हम एक बिजनेस जो है जैसे एनपीओ है, इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बैलेंस शीट क्यों बनती है, ये एक पर्टिकुलर डेट पर बनाई जाती है। इससे हमें क्या पता चलता है, फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता चलता है कि क्या है फाइनेंशियल पोजीशन एनपीओ की। अब हमें यहाँ पर कैपिटल वर्ड यूज नहीं किया जाता, लायबिलिटी साइड हम कैपिटल वर्ड यूज करते थे ना जब हम प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन करते थे। यहाँ पर कैपिटल नहीं होता, यहाँ पर कैपिटल फंड यूज किया जाता है। फंड क्यों है बेटा, ये फंड इसलिए है क्योंकि ये हम पार्टनर को नहीं, जो कैपिटल नहीं लगाई बिजनेस में, पैसा नहीं लगाया, पैसा तो मतलब हम ये नहीं कहते पैसा नहीं लगाया, सब्सक्रिप्शन दी है इन्होंने, मेंबरशिप फीस दी है, पर यहाँ पर हम कैपिटल वर्ड यूज नहीं करते। जैसे हम बात करें सोल प्रोप्राइटर की, हम बैलेंस शीट में कैपिटल वर्ड यूज करते हैं, या हम पार्टनरशिप की बात करें वहां पर पार्टनर की कैपिटल जो है पार्टनर के नाम से लिखी जाती है, पर यहाँ पर हम क्या यूज करते हैं, वर्ड कैपिटल फंड यूज करते हैं। और अगर हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर का सरप्लस आता है तो कैपिटल फंड में वो प्लस कर दिया जाता है। लेकिन जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या आ जाता है, डेफिसिट आ जाता है, तो वो कैपिटल फंड में क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। बाकी आपको पता है लायबिलिटी साइड कौन कौन सी लायबिलिटीज आती है। इसके अलावा जैसे हमारे कोई स्पेसिफिक फंड आ जाता है, जैसे स्पोर्ट्स फंड आ जाता है, और स्पोर्ट्स फंड जो है स्पेसिफिक फंड है, वो यूज किया जाता है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में, तो स्पोर्ट फंड में से स्पोर्ट्स की जो भी एक्सपेंसेस है वो माइनस कर दिए जाएंगे लायबिलिटी साइड। समझ आ गया। अगर हमें डोनेशन मिलती है बिल्डिंग फंड के लिए, और बिल्डिंग उसमें से कंस्ट्रक्ट की जाती है, बनाई जाती है उसी फंड को यूज करके, तो डोनेशन स्पेसिफिक फंड जो है वो लायबिलिटी साइड यूज होगा, और उसमें से हम जितनी बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन हुई है, जितना खर्चा है वो माइनस कर दिया जाएगा। मीन्स कहने का कि बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड सारी लायबिलिटीज आती हैं, और एसेट साइड आपको पता ही है, जैसे कई एसेट्स होती है, जैसे इन्वेस्टमेंट्स हैं, जैसे हमारी कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, वो क्या आती है जो रिसीव होने वाली होती है इस साल की, वो आ जाती है। या हमारी और एसेट्स आ जाती हैं जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्चर। बेटा वो मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगी कि वो क्या होती हैं, और आप ये याद रखना इस चैप्टर में ज्यादातर क्या होता है बेटा, क्वेश्चन के अंदर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया होता है, हमें दो चीजें बनानी है, एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर, एक बैलेंस शीट। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में क्या है, हमें ओपनिंग बैलेंस शीट भी पूछी जाती है, तो हमें पहले ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, फिर हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना पड़ेगा, फिर हमें क्लोजिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। वो कैसी होगी वो मैं धीरे धीरे आपको समझाऊंगी। सम इम्पोर्टेंट आइटम्स रिलेटिंग टू एनपीओ की नॉन प्रॉफिट जो है ऑर्गेनाइजेशन की कुछ इंपॉर्टेंट आइटम्स के बारे में मैं धीरे धीरे बताने जा रही हूँ। सबसे पहले आता है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन क्या है कि जब भी कोई मेंबर बनता है किसका, एनपीओ का, तो वो जो है फीस प्रोवाइड करता है किसको, एनपीओ को, तो उसको हम सब्सक्रिप्शन कहते हैं। बेटा ये रेकरिंग नेचर है, बार बार होने वाली है, रेकरिंग नेचर है, तो इसको हम बेटा कहाँ पर, वैसे अगर हम क्वेश्चन करें तो क्वेश्चन के अंदर हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट जो है अकाउंट ऑलमोस्ट बना हुआ दिखता है क्वेश्चन के अंदर। तो तीन तरह की सब्सक्रिप्शन हो सकती है, एक प्रीवियस ईयर की होती है, एक करंट ईयर की होती है, और एक नेक्स्ट ईयर की
होती है। तो हमें हमेशा जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे होते हैं तो हमें हमेशा याद रखना सब्सक्रिप्शन कौन सी ईयर की लेनी है, करंट ईयर की लेनी है। याद रखना जब भी हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं ना बेटा, वो हमेशा 1 ईयर का ही बनाया जाता है, करंट ईयर का बनाया जाता है। तो उसके अंदर हम जो भी एक्सपेंडिचर ले रहे हैं या इनकम्स ले रहे हैं वो हमेशा एक ही साल की होती है। और 2 चीज़ें लेते हैं इसके अंदर, एक रेवेन्यू रिसिप्ट लेते हैं और एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लेते हैं। ये मैंने वैसे समझा दिया आपको, इनकम एंड एक्सपेंडिचर हमेशा 1 ईयर का ही बनाया जाता है। अब दोबारा बात करें सब्सक्रिप्शन क्या है। जो एनपीओ के मेंबर्स होते हैं वो फीस प्रोवाइड करते हैं जिसको हम सब्सक्रिप्शन कहते हैं। और क्वेश्चन में हमें जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना हुआ दिखाई देगा तो उससे हमने क्या बनाना है, उससे हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना होता है। तो सब्सक्रिप्शन हमारी इनकम है एनपीओ के लिए, तो वो क्रेडिट साइड जाएगी। कौन सी साइड जाएगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्रेडिट साइड, वो इनकम साइड होती है। तो हम वहाँ पर शो करते हैं, लेकिन याद रखना हमेशा करंट ईयर की जो है सब्सक्रिप्शन को लिखा जाता है। अब सेकेंड पॉइंट आता है लाइव मेंबरशिप फीस। कभी कभी क्या होता है, जो हमारे एनपीओ है उसके जो मेंबर्स हैं वो एक ही बार फीस दे देते हैं जिसको हम लाइव मेंबरशिप फीस कहते हैं। तो ये कैपिटल रिसिप्ट होती है, एक ही बार मिलती है हमारी लाइव मेंबरशिप फीस हमारे मेंबर से। तो वो क्योंकि ये एक ही बार मिलने वाली रेकरिंग इन नेचर तो नहीं है, ये नॉन रेकरिंग इन नेचर है। तो ये कहाँ पर आएगी बेटा, ये बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड आ जाएगी लाइव मेंबरशिप फीस। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं एंडोमेंट फंड। एंडोमेंट फंड क्या है, ये एक ऐसा फंड है जो किसी के गिफ्ट से मिला होता है। जैसे कोई पर्सन किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए हमें कुछ पैसे दे देता है, कोई गिफ्ट दे देता है, तो इसको हम एंडोमेंट फंड कहते हैं। ये कौन सी इनकम है, ये कैपिटल रिसिप्ट है बेटा, कभी कभी होने वाली रिसिप्ट है, नॉन रेकरिंग इन नेचर है, रेकरिंग इन नेचर नहीं है, नॉन रेकरिंग है। तो बेटा ये बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड जाएगी। उसके बाद आता है नंबर 4 इंटरेस्ट फीस। इसको हम एडमिशन फीस भी कहते हैं कि जब हमारा पहले से ऑर्गेनाइजेशन जैसे चला ली, हमने शुरू कर दी, तो कोई नया मेंबर आना चाहता है, एंटर करना चाहता है बिजनेस में, एडमिट होना चाहता है, तो जो वो फीस देता है उसको हम इंटरेस्ट फीस कहते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट फीस दोबारा बता रही हूँ, ऐसी फीस जो भी कोई नया पार्टनर आता है उसको हम वो एंट्रेंस फीस प्रोवाइड करता है एनपीओ को, तो उसको हम एडमिशन फीस या एंट्रेंस फीस कह सकते हैं। अब प्रॉब्लम क्या आती है कि अब बच्चे ये सोचते हैं कि ये कैपिटल रिसिप्ट है कि रेवेन्यू रिसिप्ट है। सबसे पहले तो अगर ये देखो, अगर कोई कुछ भी नहीं बताया गया, स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन नहीं दी गई एंट्रेंस फीस के बारे में कि इसका क्या करना है, तो हम इसको रेवेन्यू रिसिप्ट मानेंगे, रेकरिंग इन नेचर मानेंगे। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर की बेटा क्रेडिट साइड आएगी। ठीक है, लेकिन जब ये स्पेशली मेंशन होगा कि जो एंट्री फीस है इज टू बी कैपिटलाइज्ड, कि कैपिटलाइज्ड करनी है, तो ये बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड दिखाई जाएगी। दोबारा सुनो, एंट्रेंस फीस वो फीस है जब कोई नया पार्टनर हमारे एनपीओ के अंदर आता है, पहले से हमारी एनपीओ चल रही है, कोई नया पार्टनर नया पर्सन आता है, सॉरी नया मेंबर बन जाता है, तो वो फीस प्रोवाइड करता है, उसको हम एंट्रेंस फीस कहते हैं। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है, एंट्रेंस फीस के बारे में कुछ नहीं बताया गया तो वो रेवेन्यू रिसिप्ट होती है, रेकरिंग इन नेचर होती है, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्रेडिट साइड जाती है। लेकिन अगर इसके बारे में बताया जाए कि एंट्रेंस फीस इज टू बी कैपिटलाइज्ड, कि एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज करनी है, तो वो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड आ जाती है। उसके बाद हम करते हैं 5th पॉइंट, डोनेशन। डोनेशन क्या होती है, कुछ लोग जो है डोनेट कर देते हैं कुछ पैसे, किसको, एनपीओ को, तो उसको हम डोनेशन कहते हैं। डोनेशन बेटा 2 तरह की होती है, एक स्पेसिफिक डोनेशन होती है, लिख लीजिए, एक स्पेसिफिक डोनेशन होती है और एक होती है बेटा जनरल डोनेशन। अब नाम से ही पता चल रहा है बेटा, स्पेसिफिक डोनेशन वो डोनेशन जो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए दी जाती है उसको हम स्पेसिफिक डोनेशन कहते हैं। एक एग्जांपल है, मानो हमें डोनेशन रिसीव हुई फॉर बिल्डिंग फंड, बिल्डिंग को बनाने के लिए हमें डोनेशन मिली है, तो क्योंकि वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए दी गई है तो वो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड आएगी, तो ये क्या बन जाएगी, एक कैपिटल रिसिप्ट बन जाएगी। अगर मान लो हमें डोनेशन मिलती है फॉर स्विमिंग पूल के लिए, स्विमिंग पूल बनाने के लिए मिल जाती है, तो ये कौन सी डोनेशन बन जाएगी बेटा, स्पेसिफिक डोनेशन बन जाएगी, तो बैलेंस शीट की कहाँ पर आ जाएगी, लायबिलिटी साइड आ जाएगी। अगर मान लो डोनेशन मिल जाती है हमें स्पोर्ट्स फंड के लिए, कि स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज जो कराई जाएगी, जो एक्सपेंसेस होंगे, इस फंड को यूटिलाइज किया जाएगा, तो ये सारी कहाँ पर आ जाएगी बेटा, क्योंकि ये स्पेसिफिक है तो ये कैपिटल रिसिप्ट है, ये आ जाएगी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड।
ठीक है। उसके अलावा हम बात करें स्पेसिफिक डोनेशन ऐसे भी हो सकते हैं, जैसे प्राइस फंड मिल गया हमें, स्पेसिफिक पर्पस है कि प्राइस फंड हमेशा प्राइस के एक्सपेंसेस के लिए किया जाएगा, तो ये स्पेसिफिक डोनेशन है बेटा। तो ये डोनेशन कहाँ पर आ जाएगी, ये कैपिटल रिसिप्ट है, तो ये बैलेंस शीट की लायबिलिटी में आ जाएगी। अगर जनरल डोनेशन लिखा हो, अगर क्वेश्चन में खाली डोनेशन लिखा है, डोनेशन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो बेटा ये रेवेन्यू रिसिप्ट है कि ये रूटीन में मिलती है, क्योंकि एनपीओ का सोर्स ऑफ इनकम मैंने पहले ही बताया था, एक का सब्सक्रिप्शन होती है, एक डोनेशन होती है, एक गवर्नमेंट का ग्रांट होती है। तो ये जनरल डोनेशन जो है नॉर्मल इन नेचर है, रेकरिंग इन नेचर है, तो ये जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्रेडिट साइड आ जाएगी। जब अगर लिखा हो स्पेशली कि ये स्पेसिफिक डोनेशन है, कैसे पता चलेगा, जैसे डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, डोनेशन फॉर प्रोवाइडिंग स्विमिंग पूल, डोनेशन फॉर प्राइज फंड, स्पोर्ट्स फंड, तो पता चल रहा है वो किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए, तो वो बैलेंस शीट की लायबिलिटी में जाएगी। जबकि नॉर्मल अगर खाली डोनेशन लिखा होगा तो वो बेटा कहाँ पर जाएगी, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्रेडिट साइड जाएगी, क्योंकि बिजनेस के लिए क्या है, इनकम है। पॉइंट है बेटा लिगेसी। सुनो, ये क्या होती है कि इट इज द अमाउंट विच इज रिसीव एज पर द विल ऑफ द डिसीज पर्सन, कि कोई पर्सन मरने से पहले अपनी विल में लिख के गया है, अपनी वसीयत बना के गया है कि इसमें से कुछ पैसा क्या किया जाए, एनपीओ को दे दिया जाए, तो उसको हम लिगेसी कहते हैं। दोबारा सुनो, ये वो अमाउंट है एनपीओ को जो मिलता है किसी डिसीज पर्सन की विल में जो लिखा होता है, कि कोई पर्सन मरने से पहले से ही अपनी विल में लिख के गया है कि इतना पैसा एनपीओ को दे दिया जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लिगेसी कहते हैं। ये अगर हम क्वेश्चन में देखें रिसिप्ट एंड पेमेंट की रिसिप्ट साइड दिया होगा, और इसको हम कहाँ लिखेंगे, हम जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं लिखेंगे। क्यों, क्योंकि ये रोज रोज होने वाली इनकम नहीं है, रैकरिंग इन नेचर नहीं है, नॉन रैकरिंग इन नेचर है, इसको हम कैपिटल रिसिप्ट कहते हैं बेटा। ये बैलेंस शीट की कहाँ पर लिखी जाएगी, लायबिलिटी साइड लिखी जाएगी उस, क्योंकि ये किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए होती है बेटा, तो फिर हम क्या करते हैं, इसको बैलेंस शीट की लायबिलिटी में लिखते हैं। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं लिखा जाता। उसकी बात आती है सेल ऑफ ओल्ड एसेट, कि जो पुरानी हमारी एसेट्स है, जैसे पुराना फर्नीचर पड़ा है, पुरानी मशीन है, पुरानी बिल्डिंग है, उसको हम बेच रहे हैं, तो बेचते हैं ना जब हमारी, तो जितनी बिक गई है तो हम उसको माइनस कर देते हैं बैलेंस शीट की एसेट में से। आपको एक एग्जांपल देती हूँ, मान लो हमारे पास 5,000 का फर्नीचर पड़ा है, 5,000 में से हमने 1,000 वाला फर्नीचर बेच दिया, तो हमारे पास कितना रह गया, 4,000 वाला फर्नीचर रह गया ना, तो बैलेंस शीट में हम 4,000 का फर्नीचर लिखेंगे। जो 1,000 रुपये का फर्नीचर बिक गया, मान लो वो 600 रुपये में बिक गया, तो हमें कितने का लॉस हो गया, 400 रुपये का लॉस हो गया, तो वो जो लॉस है वो हम कहाँ लिखेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर की डेबिट साइड। दोबारा सुनो, मैंने क्या बोला, सेल ऑफ ओल्ड एसेट का मतलब है कि पुरानी एसेट बेच दी। तो जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, 5,000 का फर्नीचर था, उसमें से 1,000 वाला फर्नीचर मैंने बेच दिया, जो यानी कि कितने का फर्नीचर आ गया मेरा, 4,000 का। तो हम जब बैलेंस शीट बनाएंगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट, तो उसके अंदर क्या दिखाएंगे, फर्नीचर जो है उसकी 4,000 की वैल्यू दिखाएंगे, और जो 1,000 वाला फर्नीचर मैंने माना कि 600 में बिक गया, तो जो हमें 400 रुपये का लॉस हुआ है वो हम कहाँ पर दिखाएंगे बेटा, 400 का लॉस हम दिखाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर की डेबिट में, क्योंकि वो हमारे लिए क्या है, लॉस है। अब 8th पॉइंट की बात करते हैं, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर एंड स्पोर्ट्स मटेरियल। इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास पुराने न्यूज़पेपर पड़े हुए थे, पुराने स्पोर्ट्स का सामान पड़ा था, कोई बैट पड़े थे हमारे पास, पुरानी बॉल्स पड़ी थी, कोई भी स्पोर्ट्स का सामान पड़ा था, तो वो हमने बेच दिया, तो वो रूटीन नेचर है, क्योंकि ये रूटीन है, रैकरिंग नेचर है, बार बार होने वाली है, तो ये हमारा क्या है, इनकम है, तो हम इनकम, ये हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट कह सकते हैं इसको। तो इसको हम कहाँ लिखेंगे, इसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्रेडिट साइड, जो कि इनकम साइड है, वहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद करते हैं नंबर 9, पेमेंट ऑफ ऑनरेरियम। नाम से पता चला, ऑनर का मतलब क्या है कि कोई पर्सन आता है, उसको ऑनर करने के लिए कुछ खर्चा कर देती है हमारी एनपीओ, तो वो जो है जो खर्चा किया जाता है उसको हम ऑनरेरियम कहते हैं सबसे पहले तो। और ये जो है रेवेन्यू इन नेचर है, रेकरिंग इन नेचर है, बार बार होने वाला है, तो ये जो है हमारा कहाँ आएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर की डेबिट साइड आ जाएगा। क्लियर हो गया। तो बेटा आज आपने इस वीडियो में क्या सीखा, सबसे पहले तो एनपीओ क्या होती है थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि एनपीओ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है। इसका मोटिव क्या है, सोशल वेलफेयर करना होता है। इसके अंदर कौन कौन से आ जाता है, क्लब आ जाता है, स्कूल आ जाता है, ठीक है, और क्या आ जाता है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं, ठीक है, और मतलब ऐसी ऑर्गेनाइजेशन आ जाती है जिनका मोटिव, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस आ जाती है जिनका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है बल्कि सर्विसेज प्रोवाइड करना है,
ना केवल इनके मेंबर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करना बल्कि सोशल वेलफेयर करना जो इनका मेन मोटिव होता है। इनकी सोर्स ऑफ इनकम मैंने बताई सब्सक्रिप्शन होती है, जनरल जो डोनेशंस होती हैं और जो गवर्नमेंट से ग्रांट मिलती है वो इसका सोर्स ऑफ इनकम है। और मैंने इसके बाद आपको ये बताया था कि इसकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है जो इसके मेंबर से अलग होती है। कहने का मतलब ये है कि मेंबर्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, कि कोई इंसॉल्वेंट हो जाता है, किसी की डेथ हो जाती है, तो एनपीओ पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ये चलती रहती है। समझ आया। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि हमारा जो एनपीओ है ये इसके अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट 3 बनती हैं। एक बनती है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, एक बनता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और एक मैंने आपको बताया था बैलेंस शीट बनती है। जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है वो एक तरह से कैश बुक की समरी होती है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, डेबिट साइड सारी रिसिप्ट को लिखा जाता है जो कैश में है, क्रेडिट वाली तो आती ही नहीं। और क्रेडिट साइड क्या आता है बेटा, सारी पेमेंट्स आती हैं। डेबिट साइड मैंने कहा था शुरुआत होती है कैश इन एंड और कैश एंड बैंक के बैलेंस से, और डेबिट साइड कैपिटल रिसिप्ट भी आती हैं जो रेकरिंग नॉन रेकरिंग इन नेचर होती हैं, और रेवेन्यू रिसिप्ट भी आती है जो रेकरिंग इन नेचर है। ठीक है। और क्रेडिट साइड क्या आता है बेटा, क्रेडिट साइड अगर तो कैश एंड बैंक ओपनिंग बैलेंस ना होके बैंक ओवरड्राफ्ट आता मान लो क्वेश्चन में, तो बाय बैंक ओवरड्राफ्ट क्रेडिट साइड चला जाता है, पेमेंट साइड चला जाता है। और क्या होता है, कैपिटल पेमेंट्स होती हैं जो रेकरिंग इन नेचर नहीं होती, जिसको नॉन रेकरिंग कहते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर आते हैं और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होते हैं जो रेकरिंग इन नेचर है, बार बार होने वाले हैं। और बैलेंसिंग फिगर कैश इन हैंड एंड बैंक जो है बैलेंस डिफरेंस निकलता है। स्टार्ट होता है ओपनिंग बैलेंस कैश इन हैंड कैश एंड बैंक से, और एंड कहाँ से होता है, कैश इन हैंड और कैश एंड बैंक का जो बैलेंस है उससे एंड होता है। ठीक है। अब उसके बाद मैंने बताया था आपको इन सेकंड स्टेटमेंट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट करते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में मैंने क्या बताया बेटा कि ये एक नॉमिनल अकाउंट है, जबकि रिसीप्ट एंड पेमेंट एक रियल अकाउंट है, और ये कौन सा इनकम एंड एक्सपेंडिचर एक नॉमिनल अकाउंट है। डेबिट साइड सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस को लिखा जाता है, और क्रेडिट साइड सारी इनकम और गेन्स को लिखा जाता है। तो ठीक है, इसके अंदर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डेबिट साइड आते हैं और रेवेन्यू इनकम जो है वो क्रेडिट साइड आती है। फिर हम कंपेयर करते हैं, अगर क्रेडिट साइड इनकम साइड ज़्यादा होती है डेबिट साइड एक्सपेंडिचर से तो सरप्लस होता है, और अगर डेबिट साइड ज़्यादा हो यानी कि एक्सपेंडिचर साइड ज़्यादा हो इनकम से तो डेफिसिट होता है। जो सरप्लस अगर निकलता है आंसर में, तो हम जब बैलेंस शीट बनाते हैं क्लोजिंग बैलेंस शीट, उसमें जो है कैपिटल फंड में सरप्लस प्लस हो जाता है। अगर डेफिसिट आता है तो वो कैपिटल फंड में से क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। ठीक है। तो अब हम मैंने कुछ और आइटम्स भी बताई थी जो इम्पोर्टेंट आइटम्स हैं, वो कहाँ पर यूज होती है बेटा, वो यूज होती हैं कहाँ पर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ठीक है। लास्ट में मैंने आपको बताया था कि बैलेंस शीट क्या होती है। बैलेंस शीट जो है फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए बनाई जाती है। इसमें हम 2 साइड्स लिखते हैं, एक लायबिलिटी साइड होती है और एक एसेट साइड। ये क्या होती है बेटा मैं आगे वाली वीडियोस में बताऊंगी कि किस तरह प्रिपेयर की जाती है, पर मैंने आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर की कुछ आइटम्स बताई हैं, थोड़ा सा दोबारा बता देती हूँ। सब्सक्रिप्शन क्या होती है, ये जो है मेंबर्स की फीस होती है। जब कोई पर्सन मेंबर बनना चाहता है तो वो क्या करते हैं, एनपीओ को फीस प्रोवाइड करते हैं जिसको सब्सक्रिप्शन कहते हैं। ये रेवेन्यू नेचर होती है। करंट ईयर की जो है जो सब्सक्रिप्शन है वो लिखी जाती है इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्रेडिट साइड। सेकंड पॉइंट बताया था मैंने लाइफ मेंबरशिप फीस, कि जो पर्सन लाइफ मेंबर बनना चाहता है, किसका, पूरी लाइफ के लिए मेंबर बनना चाहता है एनपीओ का, तो वो लाइफ मेंबरशिप फीस देता है। तो ये कैपिटल रिसिप्ट होती है, तो ये कहाँ पर आ जाती है, ये बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड आती है। थर्ड बताया मैंने एंडोमेंट फंड, ये एक बीक्वेस्ट होती है जिसको हम गिफ्ट भी कहते हैं, स्पेसिफिक होता है इसलिए इसको हम बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड दिखाते हैं। उसके बाद फोर्थ पॉइंट मैंने एंट्रेंस फीस, एडमिशन फीस के बारे में बताया था कि जब भी कोई नया पार्टनर, नया मेंबर मतलब नया पर्सन आता है, नया मेंबर बनना चाहता है, पहले से हमारी एनपीओ चल रही है तो वो एंट्रेंस फीस देता है। तो ये सोर्स ऑफ इनकम है किसकी, हमारी एनपीओ की। तो ये क्या है, एंट्रेंस फीस के बारे में अगर कुछ भी मेंशन ना हो तो बेटा ये जनरल होती है एंट्रेंस फीस, तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्रेडिट में जाती है। और अगर इसके बारे में स्पेशल लिखा हो कि ये कैपिटलाइज करनी है तो ये कहाँ पर आ जाती है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्रेडिट साइड नहीं आती, फिर ये बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड दिखाई जाती है। उसके बाद मैंने आपको बताया डोनेशन जो है नंबर 5 मैंने बताया था, डोनेशन क्या होती है, एक तो जनरल डोनेशन होती है, एक स्पेसिफिक होती है। स्पेसिफिक वो होती है जो किसी स्पेशल पर्पज के लिए बनाई गई है, जैसे मैंने बोलता डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड, डोनेशन फॉर स्विमिंग पूल, फॉर प्रोवाइडिंग स्विमिंग पूल आ जाए या प्राइज फंड आ जाए, तो वो स्पेसिफिक डोनेशन है, वो बैलेंस शीट की लायबिलिटी में जाती है। और एक डोनेशन ऐसी होती है जो जनरल है, कुछ नहीं लिखा हुआ, तो वो
वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्रेडिट में आ जाती है, क्योंकि वो रेकरिंग इन नेचर है। उसके बाद मैंने आपको बताया लीगेसी की, जब कोई पर्सन अपने मरने से पहले अपनी विल में लिख के गया है कि ये पैसा जो है एनपीओ को दे दिया जाए, तो वो स्पेसिफिक होता है। तो वो स्पेसिफिक कहाँ पर आ जाता है, वो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड दिखाया जाता है। ठीक है, ये रेकरिंग इन नेचर नहीं होता। उसके बाद मैंने बताया सेल ऑफ ओल्ड एसेट, कि पुरानी एसेट जब बिक जाती है, जितनी बिक गई वो तो ठीक है, जितनी नहीं बिकी वो हमारी बैलेंस शीट की एसेट साइड दिखाई जाती है। इसके अलावा ओल्ड न्यूज़पेपर, स्पोर्ट्स मटेरियल जो पड़ा हुआ है, पुराना पड़ा हुआ है, वो हम रेकरिंग इन नेचर बार बार बेच देते हैं, तो वो हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट है, वो कहाँ पर आ जाती है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्रेडिट साइड आ जाती है। इसके अलावा मैंने बताया पेमेंट ऑफ ऑन वेरियम, कि कोई पर्सन आता है उसको हम ऑनर करते हैं, तो उसके ऊपर जो खर्च हो जाता है, जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि कोई आ जाता है, उनको रिफ्रेशमेंट देनी पड़ती है, फूल माला भी मंगानी पड़ती है, उनके ऑनर करने के लिए करना पड़ता है खर्चा, तो ये रूटीन इन नेचर है, तो ये कहाँ पड़ेगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर की डेबिट साइड आ जाएगा, क्योंकि ये हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा। सो स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक वेल। स्टे ट्यून्ड विद मी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।